कहानी की शुरुआत में हम समुद्र से उठते हुए एक तूफान को देखते हैं, लेकिन आज बारिश पानी की नहीं बल्कि प्लास्टिक और बाकी कचरे की हो रही थी। इस वक्त रोड से गुजर रही एक गाड़ी में हम बारबरा और उसकी बेटी को देखते हैं। यह अजीब सा नजारा देखकर बारबरा ने अपने एक्स हस्बैंड को फोन किया। बर्कले ने फोन उठाते ही उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी से वापस आ जाओ, लेकिन आधे रास्ते में वो ट्रैफिक में फंस गए। बारबरा ने अपनी बेटी से कहा कि तुम भागकर बिल्डिंग के अंदर चली जाओ, जो बिल्कुल पास ही थी। बाहर खड़े बर्कले ने देखा कि उसकी बेटी के ऊपर एक एंकर गिरने वाला है। वो तुरंत भागते हुए गया और अपनी बेटी को बचा लिया। थोड़ी देर बाद बारबरा भी आ गई और पूरा परिवार मिल गया। अथॉरिटीज के पास इस अजीब सिचुएशन को रोकने का कोई तरीका नहीं था। सब लोग बस आसमान को प्लास्टिक से भरा हुआ देख रहे थे। समुद्र से बाहर आए कचरे के अंदर टाइटैनिक भी थी, जो 114 साल बाद आखिरकार न्यूयॉर्क पहुंची गई। इन सभी अजीब घटनाओं की शुरुआत हुई जब कुछ मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने गए थे, पर जैसे ही उन्होंने जाल डाला तो मछलियों के साथ साथ उनके बीच एक समुद्री जीव भी उनकी पकड़ में आ गया। इसके बाद हम बार्कले को देखते हैं, जिसे समुद्र में तेल लीक होने की खबर मिली। उसे ब्रिटिश फौज के साथ मिलकर सफाई का काम करना था। मिशन के लिए जाते हुए वो लंदन से गुजरा ताकि अपनी बेटी कर्बी को सही सलामत उसकी माँ के पास पहुंचा दे। अपनी बेटी और पिछली बीवी को अलविदा कहने के बाद बार्कले सार्जेंट हैना के साथ एयरपोर्ट गया और फिर मिलिट्री प्लेन में बैठ गया। जल्द ही वो एक खुफिया जगह पर पहुंचा जहां उस समुद्री जीव की डेड बॉडी रखी गई थी। वहां पता चला कि यह जीव समुद्र के किनारे से लगभग 3 मील दूर मिला है। मछुआरों ने जब मॉन्स्टर को जाल से निकलते देखा तो उन्होंने उसे गोली मार दी और उसके शरीर को इंटरनेट पर बेचने की कोशिश की, लेकिन कर्नल ने सही समय पर एक्शन लिया, केस को छुपाया और उस शरीर को खरीद लिया ताकि आर्मी उस पर रिसर्च कर सके। पियर्स कहने लगा कि इस तरह के समुद्री जीवों के बारे में पुराने समय की कहानियों में बताया जाता है। इनकी प्रजाति को होमो एक्वा कहा जाता था। जब साइंटिस्ट ने बॉडी को चेक किया तो उन्हें क्रीचर के गले के नीचे एक मोती मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें पहले मिले हुए स्पेसिमेन में मिला था। समुद्र के नीचे रहने वाले इन जीवों से बात करने के लिए आर्मी ने पहाड़ों में कैंप्स लगाए और एक मशीन से सिग्नल भेजा। अंधेरा होने के बाद जब बाकी लोग सो रहे थे तो मॉर्गन और सैरा को काम दिया गया कि उस होमो एक्वा की बॉडी को गार्ड करें। रात के लगभग 2:30 बजे दोनों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक जमीन में पानी भरने लगा और सारा आगे बढ़ते हुए धंसने लगी। मॉर्गन ने उसे बचाने की कोशिश की और हाथ बढ़ाया, लेकिन सारा को किसी चीज ने जोर से नीचे खींच लिया। कुछ ही सेकंड बाद मॉर्गन भी उसी तरह नीचे चला गया। नीचे जाने से पहले उसने मदद के लिए कॉल की, लेकिन बाकी फौजी समय रहते नहीं आए। साथ ही वो बॉडी भी चोरी हो गई थी। तभी अलार्म बज उठा और सारे फौजी उठकर देखने लगे। जनरल जब टेंट में पहुंचा तो उसे मॉर्गन और सारा कहीं नहीं मिले। जब उसने रेडियो पर उनसे बात करनी चाहिए तो पता चला कि रेडियो तो जमीन के नीचे है। उन मॉन्स्टर्स के जाने के बाद जमीन फिर से सख्त हो गई थी। जब पियर्स नीचे झुककर चेक कर रहा था तो उसे मॉर्गन का हाथ मिला। उस वक्त बार्कले को समझ आ गया कि उसे बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। उसने पूछा कि ये कौन सा जीव है। हैना ने बताया कि उनकी टीम का यही काम है। वो अनजान जीवों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होमो एक्वा कोई एलियन नहीं है। वो इंसानों से भी पहले से धरती पर रहते हैं और हजारों सालों से वो समुद्र के नीचे थे, लेकिन अब वो दोबारा से जाग गए हैं और प्लैनेट को वापस लेना चाहते हैं। उस रात आर्मी ने एक होमो एक्वा को बीच की तरफ आते देखा। जनरल ने अपने फौजियों को बंदूकें नीचे करने को कहा क्योंकि वो बात करना चाहता है। ट्रांसलेशन डिवाइस की मदद से पियर्स ने उस क्रीचर से बात की और उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया। वो क्रीचर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके एक आदमी को मछुआरों ने मार दिया था। इस पर पियर्स ने कहा कि मैंने भी अपने 2 फौजी खोए हैं। इसके बाद दोनों ने एक पीस एग्रीमेंट किया ताकि दोनों गुट एक दूसरे को मारना बंद करें। एग्रीमेंट के बाद भी उस फिशमैन ने कहा कि हमारे लोग छुप छुप कर जीने से थक चुके हैं। उसी पल दुनिया के हर देश में लोग होमो एक्वा को पहली बार सामने आता हुआ देखने लगे। उनका कहना था कि वो इंसानों से पहले से यहाँ पर रहते हैं, ये उनकी भी दुनिया है। दोनों प्रजातियों के बीच में पहली ऑफिशियल मीटिंग लंदन में हुई। इस मीटिंग के लिए वाटरवे नाम का एक ब्रिज बनाया गया जो जमीन और पानी को जोड़ता है। जब सब लोग अपनी जगह पर पहुंच गए तो केट ने इंजीनियर्स को वाटरवे शुरू करने का ऑर्डर दिया। होमो एक्वा के साथ साथ 3 और बड़े अजीब से जीव आए थे। एक बड़ी सी मछली, एक जल परी और एक इंसान जैसी दिखने वाली औरत।
थोड़े ही समय में सॉल्ट ने इंसानों की भाषा सीख ली और एम्बेसडर की बात को समझने लगी। मीटिंग की शुरुआत में सॉल्ट ने बताया कि वो खुद क्यों आई है। कुछ समय पहले उसके बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन इंसानों के जहाज से गिरे तेल ने उस जगह को जहरीला कर दिया। मीटिंग को शांत रखने के लिए जोनाथन ने कहा कि हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन सॉल्ट ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ बर्कले से बात करेगी, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जिसने मरे हुए होमो एक्वा के लिए इज्जत दिखाई। ये जानने के लिए कि होमो एक्वा बर्कले को अपना एम्बेसडर क्यों चाहते हैं, केट ने उससे पूछताछ की और उसकी जिंदगी के हर एक किस्से को खंगाला। जोनाथन को दोनों प्रजातियों के बीच का एम्बेसडर बनाने की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि सॉल्ट को सिर्फ बर्कले से बात करनी थी। इसीलिए उनकी यूनिट की प्रेसिडेंट ने बर्कले से कहा कि मैं तुम्हें इस मौके के लिए तैयार करूंगी। होटल पहुंचकर जहां बर्कले कुछ दिन रुकने वाला था, उसने देखा कि वहां बहुत कड़ी सिक्योरिटी है। उसके कमरे में उसकी बेटी और पिछली बीवी पहले से थे। बारबरा को जब पता चला कि बर्कले को होमो एक्वा के साथ नेगोशिएशन के लिए चुना गया है, तो वो चौंक गई। उधर केट ये सोच रही थी कि अगर लड़ाई छिड़ी तो वो क्या करेंगे। फिर तय किए गए समय पर बर्कले होमो एक्वा के साथ मीटिंग करने गया। शुरुआती बातचीत के बाद सॉल्ट ने कमेटी के लोगों से थेम्स नदी का एक गिलास पानी मांगा। एजेंट्स तुरंत उठकर पानी लेने गए। जैसे ही पानी का वो ग्लास कमरे में आया, बर्कले ने वो ग्लास सॉल्ट को देने की कोशिश की, लेकिन सॉल्ट ने कहा कि ये पानी तुम्हारे लिए है। ये सुनते ही बर्कले हिल गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। पानी पीने की बजाय वो एक स्पीच बोलने लगा जो स्क्रीन पर लिखी हुई थी। लेकिन जब सॉल्ट ने कहा कि मुझे ये रटी रटाई स्पीच नहीं चाहिए, तो एम्बेसडर ने स्क्रिप्ट छोड़ दी और कहा कि पानी और मिट्टी का गंदा होना इंसानों की बेवकूफी का नतीजा है। अपने लोगों की गलती मानते हुए बर्कले ने कहा कि इंसानों ने धरती को बर्बाद किया है, लेकिन अब वो नुकसान सुधारना चाहते हैं। ये सुनकर सॉल्ट ने कहा कि मुझे तुम पसंद आए। उस रात होटल के कमरे में बर्कले ने अपनी बेटी को आते देखा और समझ गया कि उसे नींद नहीं आ रही। सच ये था कि उसे अपने पिता की चिंता हो रही थी। जब बर्कले ने देखा कि उसकी बेटी ज्यादा ठीक सी नहीं लग रही, तो उसने कहा कि कल मैं तुम्हें वापस घर भिजवा देता हूँ, ताकि तुम यूं होटल में फंसी ना रहो। ये सुनकर कर्बी ने कहा कि मैं अपने पापा के पास ही रहना चाहती हूँ। अगली सुबह उनकी तीसरी मीटिंग के दौरान बर्कले ने बताया कि दुनिया के सारे देशों के लीडर्स ने क्लाइमेट साइंटिस्ट और प्राइवेट कंपनियों से बात की है और हम समुद्र की गंदी हालत को सुधारने का प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स और डेटा के हिसाब से ये नतीजा निकला है कि साल 2065 तक हम पोल्यूशन को 50% कम कर सकते हैं। लेकिन जब सॉल्ट को पता चला कि सिर्फ 50% पोल्यूशन कम करने में 40 साल लगेंगे, तो उसने इस प्रपोजल को बिल्कुल नकार दिया। उसने कहा कि रोज हमारे लोग तुम्हारी लापरवाही की वजह से मर रहे हैं। सॉल्ट ने कहा कि हमारे लोग ठीक से देख सुन भी नहीं पा रहे, अब उन्हें परेशानी हो रही है, तुम लोग बहुत पोल्यूशन कर रहे हो। इस बात पर बर्कले को लगा कि बोल तो ये बिल्कुल सही रही है। उसके पास माफी मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उसने कहा कि अगर हम दोनों प्रजातियां मिलकर इस मिशन में काम करें तो हो सकता है जल्दी हो जाए। इस पर सॉल्ट ने कहा कि अगर हम मदद करने लगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अचानक एक तूफान शुरू हुआ और एक ही समय पर कई सारे देशों ने समुद्र में बदलाव देखा। उस दिन जितना भी कचरा इंसानों ने समुद्र में फेंका था, वो वापस जमीन पर आ गया। प्लास्टिक और बहुत सारा गंदा सामान आसमान से गिरने लगा और अब कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरुआत हुई थी। दुनिया भर के देशों का इतना नुकसान होने के बाद भी बर्कले ने समुद्र के लोगों के साथ बातचीत जारी रखी, क्योंकि इंसान जानते थे कि वो ऐसी लड़ाई तो नहीं जीत सकते। अच्छी बात ये थी कि सॉल्ट अभी भी बात करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब इंसान 3 शर्तें मानेंगे। पहली शर्त, समुद्र में किसी भी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं आना चाहिए और अपने जहाज चलाना बंद करो। दूसरी शर्त ये थी कि जमीन और समुद्र के बीच में सीधे बॉर्डर बनाए जाएं, ताकि इंसान समुद्र के अंदर ना जाए, क्योंकि इंसान जमीन पर रहने के लिए बने हैं। उन्हें ना ही समुद्र और ना ही उसके पास के आसमान में जाना चाहिए। ये सुनते ही कमेटी के मेंबर्स भड़क गए, क्योंकि इससे सभी कॉन्टिनेंट्स पर रहने वाले लोग एक दूसरे से कट जाएंगे। जब सॉल्ट ने देखा कि कमरे में इंसान ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो उसने अपनी आवाज बदली और एक आदमी का रूप ले लिया ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके। जैसे ही लोग शांत हुए और अपनी सीट पर वापस गए, सॉल्ट अपने असली रूप में वापस आ गई। फिर वो तीसरी शर्त बताने लगी जो इंसान और समुद्री लोगों के बीच में शांति के लिए जरूरी है। इसके लिए उसने समुद्र के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए और कहा कि अगली मीटिंग वहां पर होगी। इसमें सिर्फ दूर समुद्र तक जाना ही नहीं है, बल्कि बर्कले को 5 मील नीचे डाइव करना पड़ेगा ताकि वो होमो एक्वा से उनके घर में मिल सके।
अब अगली चुनौती ये थी कि इतनी गहराई तक जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 मील नीचे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आज तक ऐसी कोई सबमरीन बनी ही नहीं है जो 5 मील नीचे तक डाइव कर सके। खैर, जनरल पियर्स और उसकी टीम के साथ बर्कले वेसल में चढ़ा। उनके हैच को बोल्ट से पूरी तरह बंद कर दिया गया। लॉन्च के बाद सबमरीन को मीटिंग पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगे। सफर के दौरान 6 पैसेंजर्स आपस में बात करने लगे कि अगर वो जिंदा बच गए तो घर जाकर क्या करेंगे। जब बर्कले ने देखा कि टेड नाम का एक आदमी बहुत ज्यादा डर रहा है तो उसने उसे शांत करने की कोशिश की। अपने साथियों को हौसला देते हुए बर्कले ने खुद को भी जैसे तैसे समझाया। कुछ ही मिनट बाद उनकी सबमरीन रुक गई। पियर्स ने अपनी टीम से बात करने की कोशिश की ताकि बता सके कि हम नीचे तक पहुंच गए हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। थोड़ी देर बाद टीम को लगा कि ये सबमरीन बहुत ज्यादा तेज मूव कर रही है, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि सतह से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। बाहर के प्रेशर को चेक करते हुए मिन को एहसास हुआ कि यहाँ का प्रेशर बिल्कुल जमीन जैसा है, जो होना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि कायदे से तो वो 5 मील नीचे हैं। अचानक से सबमरीन हिली और सारी लाइटें बंद हो गई, जिसके बाद सब ने ऑक्सीजन मास्क पहन लिया। जब हैच खुला तो सब हैरान रह गए, क्योंकि पानी सबमरीन के अंदर आया ही नहीं। इसीलिए उन्होंने बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि वो एक गुफा के अंदर है, जहाँ का टेम्परेचर भी 21 डिग्री सेल्सियस है और हवा में ऑक्सीजन बहुत है। जब टीम इस जगह को देखकर हैरान हो गई तब सॉल्ट सामने आई। उसने बताया कि तुम पहले इंसान हो जो इतनी गहराई तक पहुंचे हो। इस एनवायरनमेंट को खास उनके लिए ही तैयार किया गया है, इसीलिए वो अपना ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। सॉल्ट उन्हें मीटिंग रूम में ले गई, जहां उनकी स्पीशीज के लोग जमीन और समुद्र का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए जमा हुए थे। उस रात केट को अपनी टीम के एक मेंबर का कॉल आया। उसे पता चला कि कई देशों के डिप्लोमैट्स के बीच में कोडेड बातें हुई हैं। फोन पर बात करते वक्त ही केट पर एक स्नाइपर ने हमला कर दिया, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बचाते हुए अपनी जान दे दी। उसी वक्त टेड, जो कि अकेला डिप्लोमैट है जिसने अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं उतारा, उसने सॉल्ट को एक गिफ्ट दिया। जब बर्कले को समझ आया कि वो ग्लोब असल में सिर्फ एक कवर है, अंदर कुछ और ही मौजूद है, तो वो तुरंत झपटा ताकि सॉल्ट से उसे दूर ले जा सके। लेकिन बम फट गया और इस ब्लास्ट में कई फिशरमैन मारे गए और बर्कले की टीम के सारे मेंबर भी। सिर्फ बर्कले जिंदा बच गया, क्योंकि सॉल्ट ने उसे बचा लिया था। केट के मिशन पर स्क्वाड भेजते हुए शर्ले को मिशन पर गए हुए डिप्लोमैट्स की मौत की खबर मिली और उसने तुरंत मीडिया को बता दिया। न्यूज के बाद दुनिया को एक वीडियो दिखाई गई, जिसमें लग रहा था कि सॉल्ट ने जानबूझकर बर्कले और उसकी टीम को मारा है और जो भी इंसान समुद्र में जाएगा उसका यही हाल होगा। लेकिन सच तो ये था कि ये वीडियो नकली है और सरकार ने दोनों स्पीशीज के बीच में नफरत बढ़ाने के लिए ये किया। तेज रफ्तार से सतह की तरफ तैरते हुए सॉल्ट ने देखा कि बर्कले को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया है। जैसे ही बर्कले जमीन पर पहुंचा, उसने बताया कि ब्लास्ट का रीजन टेड था। केट ने बर्कले की बात मानी, लेकिन कहा कि उसे सॉल्ट से पूछताछ करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए सॉल्ट को गिरफ्त में ले लिया गया। अब केट जल्दी से ये पता लगाने में लग गई कि किसने उस आदमी को पैसे दिए थे। उस आदमी को स्टेज 4 कैंसर था और वो इस मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। सॉल्ट की तेज समझ की वजह से उसकी प्रजाति पर इल्जाम नहीं लगा, लेकिन अब उसे एक स्टील के डब्बे में बंद कर दिया गया। ये जानकर कि उसकी दोस्त को लैब में बंद करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, तो बर्कले ने एक्शन लिया। ट्रक की चाबी लेकर उसने गाड़ी रिवर्स की और डब्बे को नदी में गिरा दिया। जैसे ही सॉल्ट आजाद हुई, बर्कले खुद भी पानी में कूद गया और सॉल्ट ने उसे बचाया। उस रात होमो एक्वा ने इंपीरियल हाउस में एक नई मीटिंग बुलाई। इस बार सॉल्ट की जगह टाइड नाम का एक सी मैन आया। वो कहने लगा कि इंसान इतने पागल कैसे हो गए कि उन्होंने धमाके में अपने ही लोग मरवा दिए। केट ने जब उससे माफी मांगी तो टाइड ने कहा कि सॉल्ट कहाँ पर है। वो कहने लगा कि हमारे लिए वो एक गद्दार है, अपने लोगों की बजाय उसने एक इंसान को बचाया। जब उसे पता चला कि सॉल्ट बर्कले की मदद से भाग चुकी है और अब तक गायब है, तो टाइड ने ऑर्डर दिया कि उसे ढूंढकर वापस लाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो असली लड़ाई अब शुरू होगी। जब पूरा शहर उन्हें ढूंढ रहा था, तब सॉल्ट और बर्कले एक गुमनाम वेयर हाउस में छुपे हुए थे। सॉल्ट अपनी आजादी की खुशी मना रही थी। बर्कले से बात करते हुए उसने पूछा कि तुमने अपनी जान रिस्क में क्यों डाली। तभी अचानक दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया।
सच ये था कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन अभी भी बर्कले को सॉल्ट की चिंता हो रही थी। उसने कहा कि तुम्हें वापस समुद्र में चले जाना चाहिए, लेकिन सॉल्ट जानती थी कि अगर वो गई तो उसकी ही प्रजाति के लोग उसे गद्दार कहकर मार देंगे। ये सब सुनने के बाद बर्कले इस नतीजे पर आया कि उन्हें शहर छोड़ना होगा। उसने अपनी पार्टनर की मदद ली और एक जवान लड़के का मोबाइल फोन चुरा लिया ताकि वो बारबरा यानी अपनी एक्स वाइफ से बात कर सके, क्योंकि अब शायद वही है जो उनकी मदद कर सकती है। लेकिन बर्कले की मदद करने की बजाय बारबरा ने कॉल को गवर्नमेंट एजेंट्स के साथ शेयर कर दिया और उन दोनों को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया ताकि बर्कले को पकड़ा जा सके। जब बर्कले ने देखा कि बारबरा गाड़ी पैक कर रही है तो वो सॉल्ट के साथ ब्रिज की तरफ भागा और वहाँ पर दोनों को घेर लिया गया। उसी वक्त केट की टीम के एक आदमी ने बताया कि वो वीडियो नकली है जिसमें सॉल्ट ने इंसानों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। ये सुनते ही केट ने अपने फौजियों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया, लेकिन जनरल गन्सबर्ग जिद करने लगा कि उस औरत को रोको। जैसे ही केट को समझ आया कि जनरल जरूरत पड़ने पर सॉल्ट को मार भी सकता है, तो उसने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि जल्दी से अपना टारगेट बदलो और ब्रिटिश फौजियों पर बंदूक तान दो। जब दोनों फौज आपस में भिड़ने वाली थी तभी अचानक से सॉल्ट ने बहुत तेज चीख मारी और फिर नदी में कूद गई। उस रात होमो एक्वा एक ऐसी आवाज निकालने लगी जो समुद्र के पास वाले शहरों के सारे कुत्तों को बीच तक ले आई और फिर उन्होंने फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन जब जानवरों के बारे में पूछा गया तो टाइड ने कहा कि उनको तो हम खा गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान समुद्र की मछलियों को खाते हैं। सैटेलाइट इमेजेस देखने के बाद साइंटिस्टों को पता चला कि होमो एक्वा असल में ग्लेशियर्स को पिघला रहे हैं। अगर कुछ बदला नहीं तो अंटार्कटिका हर साल 300 बिलियन टन बर्फ खो देगा। अगर ऐसा हुआ तो कुछ ही समय में समुद्र का लेवल 1600 फीट बढ़ जाएगा और लगभग सभी इंसान डूब जाएंगे। अब जॉनथन टाइड से बात करके इंसानियत को बचाने के रास्ते के बारे में बातचीत करने लगा। इस पर फिशरमैन ने कहा कि इंसानों के पास सिर्फ 5 साल हैं प्लैनेट को पूरी तरह ठीक करने के लिए। अगर इतने समय में नुकसान ठीक नहीं हुआ तो पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म कर दिया जाएगा। तुम लोग मतलब इस प्लैनेट पर जीने के लायक ही नहीं हो। उधर अथॉरिटीज ये फैसला कर रही थी कि बर्कले का क्या किया जाए और उसे एक होटल रूम के अंदर निगरानी में रखा गया। एक दिन अचानक से खाना खाने के बाद बर्कले बेहोश हो गया और उसके रूम में साइंटिस्ट घुस गए। जब वो सो रहा था उन लोगों ने उसके शरीर में इंजेक्शन दिया और उसके फिंगरप्रिंट ले लिए ताकि बाद में उसे गलत इल्जाम के तहत फंसाया जा सके। साइंटिस्टों के जाते ही बर्कले होश में आया और चुपके से बीच की तरफ गया, इस उम्मीद के साथ कि शायद सॉल्ट मिल जाए। सूरज उगने के बाद फिश वुमेन सामने आई और बर्कले भागकर उसके पास गया। ये जानकर वो खुश था कि वो जिंदा है। उसके साथ भागने की बजाय सॉल्ट ने उससे कहा कि टाइड के साथ नया एग्रीमेंट मांगो, वरना उसके लोग पूरी इंसानी प्रजाति को बर्बाद कर देंगे। इतना कहकर सॉल्ट ने जाने की बात की। जाने से पहले उसने बर्कले को किस किया और समुद्र में वापस चली गई। बर्कले तुरंत केट और उसकी टीम के पास गया ताकि टाइड को मैसेज भेजा जा सके, लेकिन अफसोस कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद दुनिया भर के कोस्ट पर लाखों की तादाद में होमो एक्वा की लाशें मिली। टेस्ट करने पर पता चला कि वो लोग एक बीमारी से इन्फेक्ट हो गए थे जिससे पानी में सांस लेने वाले उनके गिल्स बंद हो गए और वो डूबकर मर गए। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ होमो एक्वा पर असर हुआ था, बाकी सारे समुद्री जीव बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर केट इस नतीजे पर पहुंची कि शायद ये इंसानों का बनाया हुआ कोई वायरस है और उसे अफसोस हुआ कि वो पहले समझ नहीं पाई। उस दिन केट की टीम को समुद्र की गहराई से मदद का सिग्नल मिला और अब बर्कले को दोबारा से मीटिंग के लिए बुलाया गया। जैसे ही उसे पता चला कि उससे बातचीत करने के लिए सॉल्ट आ रही है तो वो खुशी के मारे रो पड़ा और बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाया उसे गले लगाने से। लड़ाई के खत्म होने की अनाउंसमेंट की गई। सॉल्ट ने बताया कि हमारी सिर्फ 10% पॉपुलेशन बची है। उसने कहा कि जिन भी लोगों ने ये कायरता भरा हमला किया है उन्हें पानी खुद सजा देगा। दोनों स्पीशीज के बीच में दोबारा रिश्ते बनाने के लिए केट ने अपना दिमाग लगाया और एक खास जगह को चुना। उसने उन्हें बताया कि आप सब यहाँ पर रह सकते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है, ना तो वहाँ पर इंसानों की फैलाई हुई गंदगी है और ना ही कोई और चीज। जाने से पहले सॉल्ट ने अपने दोस्त का दुख भरा अंत दिखाया। उसने बताया कि हमारे लोग लड़ाई इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो अब बचे हैं वो इंसानों की बुराई से बहुत डर चुके हैं। हम इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इंसानों की तरह चालाकी करना हमारी फितरत में नहीं है। फिर होमो एक्वा के जाते ही ग्रेट हॉल के ग्लास पैनल जो पानी को बाहर रखते हैं उनमें क्रैक्स आने शुरू हो गए।
सब लोग घबराकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। बर्कले शांत रहकर अपने अंत का इंतजार करता रहा, लेकिन हैना ने उसे बचा लिया। उस दिन केट को बर्कले के मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट मिले और पता चला कि उसका डीएनए बदल चुका है। अब उसके जीन्स होमो एक्वा जैसे हो चुके हैं। ये जानकर केट ने फैसला किया कि उसे समुद्र ले जाया जाए ताकि वो सॉल्ट को दोबारा मिल सके। सॉल्ट को किस करने के बाद बार्कले के अचानक से गिल्स निकल आए, जिससे वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता था। अब उसके पास अपनी किस्मत चुनने का मौका है और उसने फैसला किया कि वो सॉल्ट के साथ समुद्र में ही रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।